हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और अच्छी सी कॉमिक्स, नर्क के ठेकेदार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी कॉमिक्स लग रही है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, संजय स्पीकिंग। संजय बेटे, मैं डॉक्टर मलकानी बोल रहा हूँ। तुम फ़ौरन मेरे यहाँ चले आओ। क्या बात है अंकल? यह मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता। तुम फ़ौरन चले आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। किसका फ़ोन था? डॉक्टर मलकानी अंकल का। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है। ठीक उसी समय छनाक, ओह तड़ाक, उफ। संजय, अभी सलीम की बात पूरी नहीं हुई थी कि एक और पत्थर शीशा तोड़कर कमरे में आ गिरा। मैं अभी पत्थर फेंकने वाले को मजा चखाकर आता हूँ, कुछ पल बाद। ठहर जा बदमाश, तेरी यह जुर्रत कि हमारे घर पर पत्थर फेंके? तभी अगले ही पल तड़ाक। तत्पश्चात सलीम ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। ढिशुम, ओह तड़ाक। आई, सलीम शायद उसे मार ही डालता यदि ऐन वक्त पर संजय ने वहां पहुंचकर सलीम को रोका ना लिया होता। बस करो सलीम, क्या उसे मार ही डालोगे? मुझे छोड़ दो संजय भैया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, होश में आओ सलीम, पुलिस को इसे खुद निपट लेगी। हा हा हा, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे जेल भेज दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को सिर फोड़ दूंगा। मुझे तो यह कोई सिरफिरा नजर आता है, लेकिन अगले पल कुछ सोचकर, कौन हो तुम? तुम जेल क्यों जाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे घर के शीशे तोड़े हैं, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतनी ही काफ़ी है। अब तुम जा सकते हो। ओह, तो तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे? कहने के साथ ही भिखारी उठकर निराशा की हालत में सिर झुकाकर वहां से चल दिया। इस फकीर की पत्थर फेंकने वाली हरकत के पीछे मुझे कोई रहस्य छुपा नजर आ रहा है। तुम इसका पीछा करो और पता लगाओ कि वह कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और कहाँ रहता है। मैं मलकानी अंकल से मिलने के बाद तुमसे संबंध स्थापित करूंगा, ठीक है? कहने के साथ ही सलीम फकीर के पीछे चल दिया और संजय कोठी में वापस लौट गया। अगले पल सड़क पर खड़ी कार में बैठे दो आदमियों में से एक ने पॉकेट ट्रांसमीटर पर अपने अज्ञात बॉस से संबंध स्थापित किया। हम अब हमारे लिए क्या आदेश है बॉस? राणा, तुम शंकर को सलीम के पीछे भेज दो, वह उस पर नज़र रखेगा और उसकी हर गतिविधि की जानकारी मुझे देता रहेगा। ठीक है बॉस। और तुम संजय के पीछे लग जाओ और पता लगाओ कि वह डॉक्टर मलकानी से क्या मिलने जा रहा है। तुम दोनों को बहुत होशियारी से काम लेनी है। तुम्हारी जरा सी भी गलती हमारी मौत का कारण बन सकती है। आप निश्चिंत रहिए बॉस, ओवर एंड ऑल। इतना कहकर चालक ने संबंधी विच्छेद कर अपने साथी को सलीम के पीछे भेज दिया। तत्पश्चात वह संजय के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद संजय जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर डॉक्टर मलकानी के निवास की ओर चला, उस आदमी ने भी कार उसके पीछे लगा दी। संजय का पीछा किए जाने का आभास ना हो पाया। डॉक्टर अंकल की आवाज़ में व्यक्त बेचैनी सी थी। यही जाहिर होता था कि बात कोई खास है। लगभग आधे घंटे बाद, अब बताइए अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। संजय के बैठते ही डॉक्टर मलकानी अपनी जेब में से एक छोटा सा पैकेट निकालकर टेबल पर रखते हुए बिना किसी भूमिका के बोले, मैं यह पैकेट तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूँ। क्या है इसमें? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। दरअसल यह पैकेट मेरा नहीं। कुछ देर पहले अस्पताल जाने के लिए जब मैंने अपना कोट पहना तो यह पैकेट मुझे उस कोट के जेब में मिला था। ओह। तब डॉक्टर ने कोट के जेब में एक चिट्ठी निकलकर संजय की तरफ बढ़ाई। पैकेट के साथ यह चिट्ठी भी मुझे जेब में मिली थी। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? खुद ही पढ़ लो। मेहरबानी करके यह पैकेट पुलिस के
उच्च अधिकारी के पास पहुंचा दें। आश्चर्य है किसी ने यह पैकेट आपकी जेब में क्यों रखा? वह खुद भी तो इसे पुलिस तक पहुंचा सकता था। हाँ, इसी विचार ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया था। इसीलिए मैंने पुलिस के पास जाने के बजाय तुम्हें यहाँ बुलाया। मुझे डर था कि कहीं किसी ने मुझे फंसाने के लिए यह चाल ना चली हो। आपको ठीक ही किया, पर अब आप अपनी याददाश्त पर जोर डालकर यह याद करने की कोशिश कीजिए कि कल आपके आसपास कौन लोग थे और कोर्ट में पैकेट डालने की हरकत आपके साथ कौन कर सकता है। याद आया, परसों रात जब मैं अस्पताल से निकलकर पार्किंग में की ओर जा रहा था तो अचानक एक भिखारी टाइप आदमी मुझसे आकर टकराया था और इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता वह भागता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया था। ओह, उस भिखारी का हुलिया तो आपको याद होगा। डॉक्टर मलकानी ने जब भिखारी का हुलिया बयान किया तो संजय बुरी तरह चौंक उठा। ओह नो, वे वही आदमी हैं। कौन आदमी? क्या हुआ उस भिखारी को जानते हो? जानता तो नहीं, पर बहुत जल्द उसके बारे में सब कुछ जान जाऊंगा। तत्पश्चात संजय पैकेट उठाकर अपनी जेब के हवाले करता हुआ बोला, अब मैं चलता हूँ अंकल। ठीक है, पर बेटे इतना ख्याल रखना मैं किसी झंझट में ना पड़ जाऊं। आप बेफिक्र रहिए अंकल, आप पर कोई आंच नहीं आएगा। डॉक्टर मलकानी को आश्वासन दे संजय वहां से बाहर चल पड़ा। संजय के वहां से जाते ही खिड़की की ओट में खड़ा आदमी वहां से हटकर थोड़ी ही देर बाद, बॉस, जिस चीज की हमें तलाश थी अब वो संजय के पास है। क्या बकते हो राणा? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बॉस, मैंने उन लोगों को सारी बात सुनी है। उस पत्रकार ने हमें चकमा देकर फोटोग्राफ व रील एक पैकेट में पैक करके डॉक्टर मलकानी के जेब में डाल दी थी। ओह, इसका मतलब हम उस पत्रकार के पीछे बेमतलब ही समय बर्बाद करते रहें। अब मेरे लिए क्या आदेश है बॉस? राणा, तुम संजय का पीछा करो और जैसे भी हो वो पैकेट हासिल करो। मैं उस पत्रकार का इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है बॉस, ओवर एंड ऑल। तत्पश्चात राणा ट्रांसमीटर ऑफ कर अपनी कार की ओर बढ़ चला। थोड़ी देर बाद वो संजय का पीछा कर रहा था। संजय पीछे आ रहे खतरे से बेखबर अपनी सोच में गुम था। पैकेट में क्या चीज हो सकती है? आखिर भिखारी ने पुलिस तक क्यों पहुंचना चाहता है? मुझे पैकेट खोलकर देख लेना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आते ही संजय ने मोटरसाइकिल रोक दी और उसने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना पैकेट खोलने की भूल मत करना संजय। हो सकता है इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ रखा हो। तभी संजय अचानक ही बुरी तरह चौंक उठा। ओह, खतरे का आभास होते ही संजय ने मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी। अपना वार खाली जाते देख राणा ने पीछे से ब्रेक कर पैडल दबाकर बड़ी कुशलता से कार का रुख संजय की तरफ मोड़ दिया। ओह, परंतु इससे पहले कि कार संजय को रौंदती हुई गुजर जाती, अगले ही पल फट 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 कुछ दूर जाकर संजय ने पीछे मुड़कर देखा कार को पीछा ना आते देख उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है आज बाल बच गया, पर वह कार चालक मेरी जान क्यों लेना चाहता था? एकाएक ही उसका सोच में उसके सवालों का जवाब उभर गया। हो सकता है वह इस पैकेट को हासिल करना चाहता है जो डॉक्टर अंकल ने मुझे दिया है, पर उसे यह कैसे पता चला कि वह पैकेट मेरे पास है? ओह, हो सकता है अपराधी को भिखारी ही डॉक्टर अंकल के कोट में पैकेट डालने वाली हरकत पर शक हो गया हो और उसने अपनी आदमी डॉक्टर अंकल की निगरानी पर तैनात कर रखा हो। जरूर ऐसा ही होगा, वरना मुझ पर यह जानलेवा हमला कदापि नहीं होता। इसका मतलब भिखारी की जान को भी खतरा है। मुझे सलीम को कॉल करके सतर्क कर देना चाहिए। इस निश्चय पर पहुंचते ही संजय ने मोटरसाइकिल ढलान पर उतार दी और झाड़ियों की ओर में
पहुंचकर रुक गया। तत्पश्चात वो अपने घड़ीनुमा ट्रांसमीटर पर सलीम को कॉल करने लगा। जल्दी ही घड़ी के डायल में सीक्रेट माइक्रोफोन पर सलीम की आवाज़ उभरी। हेलो सलीम, रिपोर्टिंग ओवर। संजय कॉलिंग, रिपोर्ट ओवर। मैं बराबर भिखारी पर नज़र रखे हुए हूँ। वो हेली रोड की तरफ जा रहा है। मैं उसे एक पल की दूरी पर हूँ। ओवर। मैं तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। तुम उस भिखारी को रोकने की कोशिश करो, वह किसी भी हाल में भागने ना पाए। ओवर एंड ऑल। कहने के साथ ही संजय ने विच्छेद कर दिया। उधर संजय का आदेश मिलते ही सलीम ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। धीरे धीरे फासला कम होने लगा, परंतु जब तक सलीम भिखारी के करीब पहुंच पाता, वह मेन रोड पर पहुंच चुका था। सलीम तेजी से भिखारी की तरफ लपका, लेकिन तभी पकड़ो पकड़ो, वह भाग रहा है। कुछ दूर जाकर ट्रक अचानक रुक गई। भीड़ ने ट्रक को ध्वस्त करते हुए चालक को बाहर खींच लिया। निकलो साले, अंधे होकर गाड़ी चलाते हो, मारो साले को। उधर भीड़ चालक पर गुस्सा उतार रही थी। इधर ट्रक की दूसरी तरफ की खिड़की खोलकर आदमी तेजी से उतरा और विपरीत दिशा की और चल पड़ा। उसके ट्रक से उतरते ही सलीम की इस पर नज़र पड़ गई थी। ओह, यह तो खतरनाक बदमाश काली दादा है। वह ट्रक में क्या कर रहा था? जरूर दाल में कुछ काला है, पर मुझे इसके पीछे जाने के बजाय यहीं रुककर संजय के पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। काली दादा को तो मैं कहीं भी ढूंढ निकालूंगा। यह सोच सलीम सड़क से हटकर एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहां से वह भिखारी की लाश और वहां आने जाने वाले आदमी पर नज़र रख सकता था। थोड़ी ही देर बाद संजय घटनास्थल पर पहुंच गया। ओह, यह तो उसी भिखारी की लाश है। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? जानता तो नहीं हूँ, अलबत्ता एक बार मिल जरूर चुका हूँ, और अब इस आदमी के बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, जैसे ही मुझे इसके विषय में जानकारी मिलेगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। लेकिन यह तो बताओ कि मामला क्या है। यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतना कह संजय मुड़ा और लंबे लंबे डग बढ़ाता हुआ अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा। परंतु अभी वह कुछ ही फासला तय कर पाया था कि धड़ाक। ओह! फिर इससे पहले कि संजय संभल पाता, वह संजय से माफ़ी मांगते हुए भीड़ में समा गया। अजीब आदमी है। तभी अचानक कुछ सोचकर संजय का हाथ अपनी जेब में रेंग गया। ओह, पैकेट गायब है। यानी वो आदमी उस पैकेट को हथियाने के लिए ही जानबूझकर मुझसे टकराया था। खैर, वह अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। फिर संजय ने उस आदमी की तलाश में इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु उसे कहीं नज़र नहीं आया। उफ, बहुत बड़ी चूक हो गई। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। तभी संजय को ट्रक ड्राइवर का ख्याल आया, अतः वह वापस झंडा राम की और चल पड़ा। अब तक वहां मौजूद भीड़ छट चुकी थी और इंस्पेक्टर झंडाराम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद जाने को तैयारी में था। क्या बात है संजय बेटे, तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। अंकल, मैं ट्रक ड्राइवर से कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। पर तुम उसे पूछना क्या चाहते हो? वह अपना जुर्म कबूल कर चुका है। मैं उसके सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि उसने किसके कहने पर भिखारी की जान ली है। वाट, क्या तुम यह कहना क्या चाहते हो कि भिखारी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है? जी हाँ। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। खैर, तुम थाने आ जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। थैंक यू अंकल। उधर राणा घटनास्थल से काफ़ी दूर निकल आया था। अब कोई खतरा नहीं, मुझे सौंपा गया काम पूरा हो गया है। मुझे बॉस को सूचित कर देना चाहिए। यह सोच राणा ने ट्रांसमीटर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला ही था का कार रोक दे, वरना एक ही झटके में गर्दन तोड़ दूंगा। कौन हो तुम? तेरी मौत।
मौत का नाम सुनते ही राणा ने घबराकर कार रोक दी। क्या चाहते हो तुम? तू वह चीज़ जो तूने संजय भैया की जेब से उड़ाई है। तुम्हें भ्रम हुआ है। मैं कोई जेब कतरा नहीं हूँ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मैं देख चुका हूँ कि तू कितना शरीफ है। चुपचाप वह चीज़ मेरे हवाले कर दे, वरना। कहने के साथ ही सलीम ने मफलर का कसाव उसकी गर्दन पर बढ़ा दिया। गू ठहरो। तत्पश्चात राणा ने अपनी जेब से पैकेट निकालकर सलीम के हाथ में थमा दिया। सलीम पैकेट जेब में के हवाले करते हुए बोला, तू क्या समझता था तेरी हरकत पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब तू यह बता, तूने यह गलती किसके कहने पर की है और तेरा उस भिखारी से क्या संबंध है? कौन भिखारी? मैं किसी भिखारी को नहीं जानता। मैं जानता हूँ तू आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, तुझ पर सख्ती बरतनी पड़ेगी। कहने के साथ ही चटाक राणा बेहोश हो सीट पर लुढ़क गया। तब सलीम ने मफलर से उसके हाथ पीठ की तरफ बांधकर उसे पिछली सीट पर धकेल दिया और सवय चालक सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उधर संजय ट्रक चालक को चेतावनी देते हुए, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, तुमने उस भिखारी की जान क्यों ली? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने जानबूझकर उसकी जान नहीं ली है। वो अचानक ही ट्रक के सामने आ गया और मैंने ब्रेक नहीं लगा सका। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम चाहते तो भिखारी की जान बचा सकती थी। कैसे चाहता? मेरे सिर पर मौत जो खड़ा थी। ट्रक चालक संजय को शब्द जाल में फंसाकर सच उगल बैठा। यानी कि तुम भिखारी को कुचल डालने के लिए मजबूर किए गए थे। तुम्हें धमकी दी गई थी। इस बार ट्रक चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो? मैं वादा करता हूँ हमारे बीच हो रही बातचीत का किसी को पता नहीं चलेगा और मैं तुम्हें सज़ा से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। परंतु अगर तुमने सच्चाई बयान नहीं की तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे बचा लीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मरना नहीं चाहता। आपको सब कुछ बताता हूँ। तब ट्रक चालक सच्चाई बयान करता हुआ बोला, मैं चुंगी पर गाड़ी रोककर टैक्स अदा करने गया था। जब वापस लौटा तो मेरी बगल वाली सीट पर पहले से एक आदमी बैठा था। कौन है तू? ट्रक में कैसे चढ़ गया? उतर नीचे। इस पर वह रिवॉल्वर निकालकर मुझे पर तानते हुए बोला, चुपचाप गाड़ी चलाओ, अगर चूं चपड़ की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओह, मैं उसका हुक्म मानने के लिए मजबूर हो गया। चलिए दोस्तों, यह पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आपको पता चलते रहे। चलिए मिलते हैं फिर कि इसके दूसरे भाग में। धन्यवाद।